नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। मेरा नाम है संजय भंडारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पेज में। यहाँ पर हम लोग एक क्रैश कोर्स नीट जेईई 2021 के नाम से चला रहे हैं, जहां पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाई जाती है। तो बच्चों, इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है। फुल चैप्टर रिवीजन, ऑनलाइन टेस्ट चैप्टर वाइज, ऑनलाइन कंबाइंड टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन जेईई और नीट दोनों के। प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस शीट दी जाती है और डाउट का सोल्यूशन होता है। अब देखिए बच्चों, ये जो फुल चैप्टर रिवीजन है ये हमारे YouTube चैनल पर होता है, जो एकदम फ्री है। ऊपर से प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन भी YouTube चैनल पर होते हैं, ये भी एकदम फ्री है। डाउट सोल्यूशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर होते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां पर आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। रही बात ऑनलाइन टेस्ट की, तो ऑनलाइन टेस्ट हमारे केमिस्ट्री पेज एप्लीकेशन में अवेलेबल है। आप मात्र 300 रुपए देकर सारे के सारे पुराने नए अपकमिंग सारे टेस्ट दे सकते हैं। कई सारे टेस्ट हमने इस पे लगा रखे हैं और प्रैक्टिस सीट आप उसी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों, इस क्रैश कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है, ये कुछ लिंक दिए हैं, ऐसे ही लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से आप पर्टिकुलर ग्रुप, पर्टिकुलर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चों, जैसा मैंने आपको बोला, सारे के सारे ऑनलाइन टेस्ट, डीपीपीज, हाँ एक और चीज, नोट्स हैंड रिटन और प्रिंटेड दोनों टाइप के नोट्स हमने इस ऐप में रखे हैं। रिजल्ट एनालिसिस आप कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर यूट्यूब से देख सकते हैं। ये सारी चीजें आपको केमिस्ट्री पेज मोबाइल एप्लीकेशन में मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप इस हफ्ते का शेड्यूल नोट कर लीजिए। आज है मंडे यानी 24 मई। चैप्टर होने वाला है इक्विलिब्रियम फुल चैप्टर रिविजन। उसके बाद नीट प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन, देन जेईई प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन, और सैटरडे को हमारे एप्लीकेशन में इस चैप्टर का एक ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा, वहां से आप इजीली टेस्ट दे सकते हैं। तो बच्चों, आज हमारे पास है क्लास 11th का इक्विलिब्रियम फुल चैप्टर रिवीजन होने वाला है। एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसमें कवर करेंगे। इक्विलिब्रियम को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं, एक केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा आयनिकल इक्विलिब्रियम। देखिए बच्चों, तो पूरा वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। तो बच्चों, इक्विलिब्रियम एक ऐसी प्रोसेस है, जैसे मैंने यहां पर एक रिएक्शन लिखी है, ए और बी दोनों रिएक्टेंट है और क्या बना रहे हैं, सी और डी बना रहे हैं। और बच्चों, जब भी आप इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखेंगे तो यहां पर इस तरह का एरो मारेंगे। इस एरो का मतलब हो रहा है रिएक्शन आगे भी जा रही है और पीछे भी जा रही है। तो इक्विलिब्रियम एक ऐसी प्रोसेस है या एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें बच्चों कुछ चीजें कांस्टेंट होती है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है, प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है, और साथ में कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहने वाली है। किसकी? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की। और ये तीनों चीजें चेंज नहीं होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर हो गया? टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन विल बी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये था हमारे पास इक्विलिब्रियम। अब बच्चों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जो रेट होता है रिएक्शन का, यहाँ पे दो टाइप की रिएक्शन है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन, एक बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज जस्ट इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसका मतलब रिएक्शन आगे भी उतने रेट से जा रही है जितने रेट से पीछे आ रही है। क्लियर? आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोसेस। तो बच्चों, दो टाइप की इक्विलिब्रियम प्रोसेस होती है, यानी रिएक्शन दो टाइप की हो सकती है। एक जिसमें फिजिकल चेंज हो रहा हो उसको हम फिजिकल प्रोसेस बोलेंगे, और दूसरी जिसमें केमिकल चेंज हो रहा हो उसको हम केमिकल प्रोसेस बोलेंगे। फिजिकल प्रोसेस की बात करते हैं, तो फिजिकल चेंज मतलब एक फिजिकल स्टेट से दूसरी फिजिकल स्टेट में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और इसको हम बच्चों फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, सॉलिड और लिक्विड है ना, लिक्विड एंड गैस, इसी तरह सॉलिड एंड गैस। यहां पर केमिकल नेचर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। इसी तरह जब आप गैस और सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हो तो वहां भी देखने को मिलता है। देखो, यहां पर आपने शुगर को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तो शुगर रहने वाली है, तो इसका मतलब फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। इसी तरह CO2 गैस को आप किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करो तो CO2 रहने वाली है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं केमिकल प्रोसेस। यहां पर बच्चों क्या हो रहा है, रिएक्टेंट का केमिकल नेचर अलग होगा, प्रोडक्ट का केमिकल नेचर अलग होगा। तो देखो, दो रिएक्शन से मैं आपको समझाता हूं। यहां पर देखो, अमोनिया बन रही है, तो एक तरफ आपने N2 रखा, तो उसके साथ H2 मिलाया तो क्या बना, NH3। NH3 का केमिकल नेचर अलग है और N2 और H2 का केमिकल नेचर अलग है। सेम कंसेप्ट H2 और I2 के साथ भी होने वाला है। तो H2 और I2 मिलकर क्या बनाएंगे, HI बनाएंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। जो भी आपने अभी फिजिकल प्रोसेस पढ़ी है उनमें क्या इंपॉर्टेंट है, यानी क्या चीज कांस्टेंट होने वाली है। देखिए बच्चों, जब आप लिक्विड और वेपर को इक्विलिब्रियम में रखते हैं, यानी आप वाटर को बॉईल करते हैं, तो क्या चीज कांस्टेंट होने वाली बच्चों,
उसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा, और बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर कांस्टेंट है। जब आप आइस को मेल्ट करते हैं यानी सॉलिड से और लिक्विड बन रहा है, दोबारा लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, इक्विलिब्रियम में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, वहां पे टेम्परेचर फिक्स होता है, और टेम्परेचर फिक्स होने का मतलब मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। तीसरी प्रोसेस में हमने पढ़ा था जब किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो क्या चीज होने वाले बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्लियर हो गया? तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब सॉल्युबिलिटी विल बी कांस्टेंट। सेम कंसेप्ट है अगर किसी गैस को आप किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो, फॉर एग्जांपल CO2 को आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, तो यहां पर भी सेम कंसेप्ट, उसकी कॉन्सेंट्रेशन यानी उसकी सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट रहेगी। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम की कुछ फीचर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। तो मैं एक सिंपल रिएक्शन लिखता हूं A+B, और क्या बना रहे, C और D बना रहे। A+B को हम रिएक्टेंट बोलेंगे, C और D को हम प्रोडक्ट बोलेंगे, बीच में हम इक्विलिब्रियम का इस तरह का साइन लगा देंगे। इसका मतलब रिएक्शन आगे भी जा रही एंड पीछे भी जा रही। तो देखो बच्चों क्या खास बात है केमिकल इक्विलिब्रियम की। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि जो इक्विलिब्रियम प्रोसेस होती है वो हमेशा क्लोज सिस्टम में होती है, और दूसरी बात इक्विलिब्रियम में हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, कभी भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, अभी जैसे मैंने बोला कि जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है, तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा सकती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बच्चों रेट होगा रिएक्शन के आगे जाने का और पीछे जाने का यानी रिवर्स डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो इक्वल होता है, तो तभी जाके जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल होगी। पॉइंट नंबर 4, एक चीज इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने कहा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट। पॉइंट नंबर 5, कैटलिस्ट डू नॉट अल्टर्ड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर कोई भी असर नहीं डालता है। पॉइंट नंबर 6 आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, डेल्टा जी की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे क्या होती है, 0 होती है, देयर इज नो चेंज इन फ्री एनर्जी। पॉइंट नंबर 7, इक्विलिब्रियम को हम कुछ फैक्टर से अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे बच्चों प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। यहां आपने पढ़ना है ले-चाटलेयर प्रिंसिपल। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है ऑन आइदर डायरेक्शन बाय चेंजिंग प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्लियर हो गया? तो इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं, देखो बच्चों यहां कॉन्सेंट्रेशन रखी है, देखो A और B रिएक्टेंट होते हैं और C और D क्या है, प्रोडक्ट होते हैं। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रही है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रही है। एक समय ऐसा आ जाएगा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगी, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। इस ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं, देखो ये हमने रिएक्शन का रेट रखा है, तो यहां पे देखो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो धीरे धीरे उसका रेट कम हो रहा है, जो बैकवर्ड डायरेक्शन वाली रिएक्शन है उसका रेट बढ़ रहा है, और एक टाइम पे क्या होगा, दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट विल बी इक्वल। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेशन देख सकते हैं, देखो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रही है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगी, तो वो स्टेज क्या होगी, इक्विलिब्रियम। तो रेट का हिसाब, कॉन्सेंट्रेशन का हिसाब दोनों आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कितने टाइप का केमिकल इक्विलिब्रियम होता है? तो देयर आर 2 टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, एक होमोजेनस इक्विलिब्रियम और एक हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। बहुत सिंपल है, होमोजेनस इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम फिजिकल स्टेट में रहने वाले, देखो लिक्विड लिक्विड होगा, गैस गैस होगा या सॉलिड सॉलिड होगा, जो भी आप लेना चाहो। फॉर एग्जांपल देखो यहां पर H2 + I2 2HI बना रहे हैं, तो सारे गैस है, तो होमोजेनस। यहां पर देखो यहां पर एस्टर बन रहा है, तो सब की कंडीशन क्या है, लिक्विड है। यहां पर देखो बच्चों अमोनिया बन रही है, तो सारे क्या है, गैस है। तो इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सेम है। हेटेरोजेनस में क्या होता है, डिफरेंट हो जाती है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट। फॉर एग्जांपल देखो कैल्शियम कार्बोनेट का आप डिग्रेडेशन कर रहे हो विद द हीट, तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बन रहा है, लेकिन CO2 गैस बन रही है, देखो डिफरेंट फिजिकल स्टेट आ गई। उसी तरह फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस भी हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल होता है। जैसे लिक्विड को आप गैस में कन्वर्ट करो, तो यहां फिजिकल स्टेट अलग है, यहां फिजिकल स्टेट अलग है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहां पे सॉलिड है, उसको आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, यहां जो है दोनों एक्वस एक्वस में। क्लियर हो गया बच्चों? अब सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पर सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, और साथ में हम पढ़ेंगे बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे निकालते हैं। तो सपोज मैं एक रिएक्शन लिखता हूं यहां पर
ए प्लस बी और इक्विलिब्रियम का हमने साइन बनाना है सी प्लस डी। ए प्लस बी रिएक्टेंट है और सी प्लस डी क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहां पर आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखना है, के इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। अगर मैं ए की कंसंट्रेशन बताना चाह रहा हूं तो वो ए के चारों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और के का मतलब होता है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो बच्चों, के इक्वल टू सी की कंसंट्रेशन इनटू डी की कंसंट्रेशन बाय ए की कंसंट्रेशन इनटू बी की कंसंट्रेशन। ठीक है, क्लियर। और जो हमारा के है, ये जो के है, के इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, के को कई बार बच्चों के सी भी लिखा जाता है, के इक्वल टू के सी, सी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, तो बात एक ही है। तो क्लियर हो गया। तो जब भी कोई रिएक्शन आपको दी होगी तो हमेशा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आपको लिखनी है। क्लियर। अब देखो बच्चों, एक चीज मैं आपको और बताता हूं, अगर यहां पे ऐसी रिएक्शन है, ए के ए मोल प्लस बी के बी मोल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, सी के सी मोल प्लस डी के डी मोल बना रहे हैं। ठीक है, ये इसके नंबर ऑफ मोल है। क्लियर। तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखोगे, ये लिखोगे आप सी की कॉन्सेंट्रेशन और सुपर स्क्रिप्ट में उसके नंबर ऑफ मोल, तो सी के मोल सी आ गए इंटू डी के मोल डी आ गए बाई ए के मोल ऐसे आ गए और बी के मोल ऐसे आ गए। क्लियर। तो जितने उसके मोल होंगे वो उसका सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। क्लियर बच्चों। अब सपोज हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, जैसे है H2 प्लस I2, दोनों गैस है, यहां पर इनकी फिजिकल स्टेट भी लिखना जरूरी है। और क्या बना रहे हैं बच्चों, 2HI गैस बना रहे हैं। अब इसको आपने KC की फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखोगे, देखो HI ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और इसके कितने मोल है, 2 मोल है, तो स्क्वायर हो जाएगा ऊपर। ठीक है, H2 की कॉन्सेंट्रेशन, तो H2 का एक ही मोल है तो नहीं लिखोगे, और I2 की कॉन्सेंट्रेशन, I2 का भी एक ही मोल है, तो इस तरह इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गैसियस सिस्टम के लिए लिखना हो, वैसे सारे गैसियस सिस्टम होते हैं, लेकिन किसी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अगर प्रेशर की फॉर्म में दे रखी हो तो उसको आप कैसे लिखोगे। तो देखो, आपको मालूम है जो गैस का जो प्रेशर होता है वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है। ठीक है, द प्रेशर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो बच्चों, हमारे पास कोई एक रिएक्शन है जिसमें हम ए के ए मोल प्लस बी के बी मोल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और वही कहानी बना रहे हैं सी के सी मोल प्लस डी के डी मोल, है ना। तो यहां पर बच्चों हमारे पास जो ए की कॉन्सेंट्रेशन है, ए की कॉन्सेंट्रेशन है वो किसके बराबर है, उसके पार्शियल प्रेशर के बराबर, P इक्वल टू पार्शियल प्रेशर, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो अब किस तरह से हम इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, तो K इक्वल टू प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कौन है, C और D, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C। ठीक है, और इसके हमें C मोल, अगेन पार्शियल प्रेशर ऑफ D, और इसके बच्चों कितने मोल, D मोल, है ना। उसके बाद है पार्शियल प्रेशर ऑफ A, और इसके कितने मोल हैं, A मोल, बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ B, और इसके कितने मोल हैं, B। इस तरह से। अब देखो बच्चों, यहां पर जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है उनको हमने पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में लिया है, तो जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हम लिखेंगे Kp, इस तरह से। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में हो तो वो Kc होगा, Kc यानी कॉन्सेंट्रेशन, और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में हो तो हम उसको लिखेंगे Kp, यहां पर पार्शियल प्रेशर। क्लियर। तो इस तरह से बच्चों हम Kc और Kp को डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया।
तो यहां पे हो जाएगा बच्चों Kp। ठीक है, देखो इस तरह से दो एग्जांपल हमारे पास है, N2 प्लस 3H2 2NH3। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में हमने अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखना है। तो Kp इक्वल टू PNH3 2N है, देखो इसके 2 मोल है तो 2 लिखा है, PN2 PH2 और H2 के कितने मोल है, यहाँ पर 3 मोल है तो 3 ऊपर आ गया। इसी तरह H2 प्लस I2 के लिए हम क्या लिखेंगे, Kp इक्वल टू PHI पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, इसके 2 मोल है और दोनों के 1-1 मोल है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 बाई में आ जाएगा। क्लियर। हमने किसी भी रिएक्शन को बच्चों Kc की फॉर्म में लिखना है, उसके लिए अगर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो PCl5 2 ट्राई PCl3 और Cl2 में तो प्रोडक्ट ऊपर आ जाएंगे, रिएक्टेंट नीचे आएगा। N2 प्लस 3H2 2NH3 प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा, रिएक्टेंट नीचे आएगा। जो भी उसका मोल होगा वो हमेशा सुपर स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। इसी तरह देखो बच्चों हाफ H2 और हाफ I2 तो एक HI बना रहे, तो देखो HI तो एक ही हो गया, H2 का हाफ और I2 का हाफ नीचे आ जाएगा। क्लियर। अब एक चीज मैं आपको और बताने वाला हूं, यहां पर हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल देखो हमारे पास है निकल सॉलिड प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और बच्चों ये बना रहा है निकल टेट्रा कार्बोनिल NiCO4, और ये भी क्या है, गैस की फॉर्म में है। क्लियर। तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो कैसे होगा, देखो बच्चों Kc इक्वल टू NiCO4 और इसकी कॉन्सेंट्रेशन बाई, देखो एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहां पर जो निकल है वो सॉलिड की फॉर्म में है, और बच्चों सॉलिड के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट होती है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती है, इसलिए कभी भी हम इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वेशन में नहीं लिखेंगे। तो केवल हम ये गैसेस प्रोडक्ट को लिखेंगे बस, क्योंकि गैसेस प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती रहती है। तो नीचे आ जाएगा बच्चों CO की कॉन्सेंट्रेशन, और कितने मोल है इसके, 4 मोल है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड लिक्विड रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो कभी भी जो है इनको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब लिखेंगे तो हम इनकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं डिनोट करेंगे, तो केवल किसकी कॉन्सेंट्रेशन को करेंगे, जो हमारे गैसेस प्रोडक्ट होंगे। लिक्विड कभी भी इस रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। देखो बच्चों दूसरा एग्जांपल हमारे पास है CaCO3, ये सॉलिड है और ये जब डिग्रेड होता है तो क्या बनाता है, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, है ना। तो अब बच्चों देखो यहां पर 2 सॉलिड है, COCA3 और CO, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी होती है। Kc बराबर क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 बस, और इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बस। तो जो Kc की वैल्यू होगी वो केवल CO2 की वैल्यू पर डिपेंड करेगी, सॉलिड और लिक्विड की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों की Kc और Kp के बीच में क्या रिलेशन है। देखो यहां पे मैंने एक इक्वेशन लिखी है, Kp इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा N, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेल्टा N। यहां पर बच्चों जो R है वो एक गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको कितनी रखनी है, 0.083 बार लीटर पर मोल केल्विन, और जो हमारा T है वो टेम्परेचर है और वो हमेशा केल्विन में ही लिया जाएगा। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बच्चों डेल्टा N। तो डेल्टा N आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में। तो डेल्टा N का मतलब होता है बच्चों N2 माइनस N1। तो N2 हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, और N1 क्या है बच्चों, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो बच्चों देखो डेल्टा N को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, N प्रोडक्ट माइनस N रिएक्टेंट। ये तो हुआ। अब देखो सपोज हमारे पास है एक रिएक्शन H2 गैस प्लस I2 गैस, और ये बना रहा है बच्चों हमारे पास 2HI गैस, ये बना रहा है। तो इसके लिए डेल्टा N क्या होगा, डेल्टा N इक्वल टू NP माइनस NR। तो बच्चों यहां पर प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, 2, तो 2 माइनस रिएक्टेंट के कितने, 1 और 1 2, यानी 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। दूसरा रिएक्शन है N2 गैस है और वो 3H2 के साथ मिलकर क्या बना रही है,
2NH3 अमोनिया गैस बना रही है, तो इसके लिए डेल्टा एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, NP माइनस NR। प्रोडक्ट के गैसेस मोल कितने हैं 2, रिएक्टेंट के गैसेस मोल कितने हैं देखो 3 और 1 4, 2 माइनस 4 इक्वल टू -2। तो इसकी वैल्यू -2 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। समझ में बात आ रही है? तो इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा एन की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। देखो, तो डेल्टा एन मैंने लिखा है NP माइनस NR। ठीक है। अब देखो बच्चों, इफ डेल्टा एन इक्वल टू 0, अगर डेल्टा एन 0 होता है तो इस पूरे RT की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी यहां पर मैं KP और KC के बीच रिलेशन मालूम करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा एन। तो अगर डेल्टा एन 0 होता है बच्चों, तो KP किसके बराबर हो जाएगा, KC के बराबर हो जाएगा, क्योंकि RT 0 हो जाएगा। क्लियर? अगर डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब प्रोडक्ट के मोल ज्यादा है बजाय रिएक्टेंट के मोल से। ठीक है। तो होगा क्या बच्चों, यहां पर जो KP है वो ज्यादा हो जाएगा KC से। क्लियर? और तीसरी कंडीशन आप देखो, अगर डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव आई तो इसका मतलब जो है प्रोडक्ट के मोल कम है और रिएक्टेंट के मोल ज्यादा है। ये तो हुआ। तो यहां पर KC ज्यादा हो जाएगा KP से। क्लियर? तो अब देखो बच्चों, हमारे पास क्या है, KP इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा एन। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, KC इक्वल टू KP बाई RT की पावर डेल्टा एन। ठीक है। और सीधी सी बात है, अगर डेल्टा एन जो है पॉजिटिव होता है तो KC कम हो जाएगा, है ना। देखो, और डेल्टा एन अगर नेगेटिव होता है तो KC ज्यादा हो जाएगा। तो इससे हम बच्चों पता कर सकते हैं कि KP और KC की वैल्यू में क्या डिफरेंस आएगा जब डेल्टा एन की वैल्यू चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमारे पास एक रिएक्शन है H2 गैस प्लस I2 गैस, और बच्चों यहां पर हम बना रहे हैं 2HI गैस। तो यहां पर जो डेल्टा एन की वैल्यू है वो है 0, क्योंकि ठीक है 2 मोल रिएक्टेंट के हैं, 2 मोल प्रोडक्ट के हैं। तो यहां पर बच्चों जो KP है वो KC के बराबर हो जाएगा। बात खत्म। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं। तो बच्चों क्या है, देखो जनरल रिएक्शन के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन। देखो, समझने की कोशिश करो। सपोज ये रिएक्शन है, पहली वाली रिएक्शन देखो, H2 प्लस I2 और 2HI। इसके लिए बच्चों मान लिया जाए जो हमारा KC है उसकी वैल्यू कुछ भी है, इसकी वैल्यू है सपोज 8, है ना। अब आपने किसी भी रिएक्शन का रिवर्स कर देना है। जैसे मैंने ऊपर लिखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन। कोई रिएक्शन दी है और ये बोला जाए कि इसका अगर रिवर्स कर दो, ऐसा कर दो, तो इसके लिए KC क्या होगा। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी किसी रिएक्शन का रिवर्स रिएक्शन होता है तो जो नया KC होता है वो उसके इनवर्स के बराबर होता है, इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो जो हमारे पास KC डैश होगा वो उसका इनवर्स होगा, यानी 1/KC। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1/8। बात खत्म। ठीक। तो किसी भी रिवर्स रिएक्शन के लिए जो KC होगा वो उस ओरिजिनल रिएक्शन के इनवर्स के बराबर होगा। क्लियर? तो जो भी ओरिजिनल रिएक्शन होगी, जैसे ये ओरिजिनल रिएक्शन है, इसका आप रिवर्स कर दो तो इसका जो KC होगा वो दूसरी वाली रिएक्शन के KC के लिए इनवर्स हो जाएगा। दूसरा, अगर बच्चों आप किसी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 2, है ना। देखो वही रिएक्शन मैंने लिखी है और इस रिएक्शन को आप 2 से डिवाइड कर दो, तो इस रिएक्शन के लिए सपोज हमारे पास KC है, उसकी वैल्यू है 5, है ना। जो भी है, कुछ भी हो सकती है। तो इस रिएक्शन के लिए जो KC है वो कैसा होगा। तो जब भी बच्चों किसी रिएक्शन को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो है पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के स्क्वायर रूट के बराबर होगी, यानी KC डैश विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ KC। क्लियर? तो हम यहां पर क्या हो जाएगा, √5।
अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, Kc डैश इक्वल टू Kc 1/2, Kc की पावर 1/2, दोनों चीजें लिख सकते हैं। क्लियर। तीसरी चीज हमारे पास है, अगर किसी रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज वही रिएक्शन हमारे पास है, ठीक है, इसके लिए Kc कुछ भी हो सकता है, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से मल्टीप्लाई करो या किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, यानी n से मल्टीप्लाई करते हैं, चलो मान लिया जाए, तो यहाँ NH2 NI2 2NHI के लिए जो Kc डैश होगा वो पुराने वाले Kc डैश की पावर n के बराबर होगा। आप मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो Kc डैश इक्वल टू Kc का स्क्वायर, n से मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर n आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर कोई इक्वेशन 2 स्टेप में लिखी हो तो उनके लिए नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। देखो यहां पर, तो सपोज हमारे पास कोई रिएक्शन है N2 गैस प्लस 2O2 गैस और ये हो जाएगा बच्चों 2NO2, ये भी गैस। तो इसके लिए हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K। अब बच्चों इसी रिएक्शन को मैं 2 पार्ट में लिखता हूं, जैसे N2 प्लस O2 2NO, सारी गैस में है ना, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K1। और दूसरा स्टेप हमारे पास 2NO प्लस O2 2NO2, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2। ठीक है बच्चों। तो अगर आपको ये बोला जाए कि ये जो K है वो इन दोनों के लिए किस तरह से रिलेट करेगा, तो जो हमारे पास K होगा वो बच्चों K1 और K2 को मल्टीप्लाई करने से आएगा। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वाली रिएक्शन मिल जाएगी। तो किसी भी रिएक्शन को अगर आप 2 पार्ट या 3 पार्ट में लिखेंगे तो सबको मल्टीप्लाई करके वो ओरिजिनल वाली रिएक्शन में हमें मिल जाएगी। तो बच्चों यहीं पे लिखा है, देखो, इफ द इक्वेशन इज रिटन इन 2 स्टेप्स द न्यू इक्वेशन इज द मल्टीप्लाई ऑफ K1 एंड K2। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम सब लोग जानते हैं बच्चों की टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट बढ़ता है। तो सपोज मैंने यहां पर रिएक्शन लिखी है A प्लस B और ये बना रहे हैं बच्चों C प्लस D। तो यहां पर जो है 2 टाइप की रिएक्शन है, एक रिएक्शन है फॉरवर्ड रिएक्शन जिसको हम K1 से लिखेंगे और एक है बच्चों बैकवर्ड रिएक्शन जिसको हम K2 से लिखेंगे। तो K1 इक्वल टू KF यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और K2 इक्वल टू KB यानी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो जब भी बच्चों टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन दोनों डिफरेंट बढ़ेगी, कभी भी दोनों इक्वल अमाउंट में नहीं बढ़ सकती हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि दोनों के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अलग अलग होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से K1 और K2 का जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंटली चेंज होगा। तो बच्चों हमेशा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी चेंज होगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लिख सकते हैं बच्चों KF बाई KB। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन हो तो वहां पर Kc की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बच्चों अगर डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव आती है, यानी ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बच्चों जो Kb होगा वो Kf से ज्यादा होता है। तो अगर Kb ज्यादा होगा तो बच्चों जो Kc है वो कम हो जाएगा। ठीक है। और अगर डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव आती है, यानी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो जो हमारा Kf है वो Kb से ज्यादा होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट से ज्यादा होता है, तो यहां पर बच्चों जो Kc है वो बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। तो बस इसी तरह आपको ये ध्यान में रखना है। और अगर बच्चों डेल्टा H की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता है, अगर ये 0 होती है यानी नो चेंज इन द एंथैल्पी, तो बच्चों जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं होता है। इसीलिए हमने कहा था आपको कि जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है वो हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही होती हैं। थोड़ा इसको और समझते हैं। देखो हमारे पास एक इक्वेशन है, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय द इक्वेशन। देखो log K2 by K1 इक्वल टू डेल्टा H 2.303 R T2 माइनस T1 by T1 इंटू T2। क्लियर। यहां पर K1 और K2 क्या है, दोनों
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉरवर्ड और बैकवर्ड के, और T2 एंड T1 टेम्परेचर है। यहां पर जो डेल्टा एच है वो एंथैल्पी चेंज है। तो बच्चों देखो वही कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। इफ डेल्टा एच इक्वल टू जीरो, अगर डेल्टा एच जीरो होगा इसका मतलब नो हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब। तो यहां पर बच्चों log K2 बाई K1 क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो K1 है वो किसके बराबर है, K2 के बराबर है। तो जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो दोनों रेट इक्वल हो जाएगी। अब देखो अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आती है, यानी यहां पर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बच्चों क्या होगा, जो log K2 बाई K1 होने वाला है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और जब पॉजिटिव होगा इसका मतलब log K2 ज्यादा है log K1 से, ये तो होगा। तो Kc की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती है तो log K2 बाई K1 इक्वल टू नेगेटिव, मतलब log K2 छोटा है log K1 से। तो बच्चों यहां पर Kc क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाएगा और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाएगा। क्लियर, जैसे मैंने आपको बताया वैसा ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके तीन एप्लीकेशन है। एक तो हम रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कहां तक रिएक्शन पहुंची है, दूसरा उसके डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बैकवर्ड में जाएगी ज्यादा या फॉरवर्ड में जाएगी या इक्विलिब्रियम पर रहेगी। तीसरा बच्चों हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की। यहां पर इन दोनों का मैं आपको बताऊंगा। इस तीसरे वाले में मोस्ट ऑफ क्या होता है, कैलकुलेशन होता है। डायरेक्ट फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं कि उनकी कंसंट्रेशन क्या होने वाली है। इन दोनों पे ज्यादा हमारा जोर रहेगा। तो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। देखो सबसे पहला पॉइंट देखिए, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी जो हमारा Kc या Kp है उसकी कितनी वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, उस पे पता चलेगा रिएक्शन कितनी हुई है। अब सेकंड पॉइंट पढ़िए, द मैग्नीट्यूड ऑफ Kc और Kp इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यस, जैसा हमने पढ़ा था बच्चों, जो Kc है वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी इसका मतलब Kc की वैल्यू बढ़ रही है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी इसका मतलब Kc की वैल्यू घट रही है। तो Kc और Kp किसके बराबर है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के बराबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। अच्छा अब देखो तीसरा पॉइंट, अगर हाई वैल्यू ऑफ K होगा इसका मतलब हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा, और वाइस वर्सा, कम वैल्यू होगा तो कम होगा। अब देखो बच्चों K हमने लिखा है प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, दोनों के कंसंट्रेशन है ना। अब देखो एक ग्राफ से हम समझते हैं, यहां पर जो है K की वैल्यू को हमने 10 की पावर -3 से लेकर और 10 की पावर 3 के बीच रखा है। तो अगर बच्चों इन दोनों के बीच K की वैल्यू आती है तो इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में, लगभग इक्विलिब्रियम में है। अगर K की वैल्यू जो है ज्यादा आती है, मोर देन 10 की पावर 3, तो इसका मतलब K की वैल्यू ज्यादा है तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। इसका मतलब रिएक्शन किस तरफ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, लगभग कंप्लीट होने की कगार पर होगी। और अगर बच्चों K की वैल्यू 10 की पावर -3 से कम होती, इसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम है, इसका मतलब रिएक्शन जो है प्रोसीड नहीं हो रही है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रही है। तो रिएक्शन कितनी आगे बढ़ी है हम ये देख सकते हैं कि K की वैल्यू कितनी आ रही है। अब देखो बच्चों सबसे पहले कंडीशन लगाते हैं, मैंने रिएक्शन आपके सामने लिखी है। अगर K बहुत लार्ज है यानी 10 की पावर 3 के ऊपर है तो इसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है। तो इसका मतलब रिएक्शन जो है प्रोडक्ट फेवरेबल है, वो आगे की तरफ बढ़ रही है, प्रोडक्ट ज्यादा बन गए और रिएक्टेंट कम हो गए। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन देन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर, सीधी सी बात है भाई। अब देखो कुछ रिएक्शन मैंने यहां पर लिखी है, जैसे H2 + Cl2, ठीक है। इसमें जो Kc है बच्चों ये इतना होता है, इसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। यहां पर दूसरी रिएक्शन लिखी है, इसके लिए जो Kc है वो भी बहुत ज्यादा है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा है बजाय बैकवर्ड डायरेक्शन के।
दूसरी कंडीशन देखो, अगर K बहुत कम है, 10⁻³ से बहुत कम है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या समझे हम, कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं बढ़ रही है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जा रही है। रिएक्टेंट फेवरेबल है, ना कि प्रोडक्ट फेवरेबल है। फॉर एग्जांपल देखो N2+O2 2NO, इसके लिए जो Kc है वो देखो 10⁻31, 4.8 इंटू 10⁻31। इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जा रही है क्योंकि Kc कम है। तीसरी कंडीशन देखो आप, अगर Kc किसके बीच हो, 10⁻³ टू 10⁻³ के बीच हो, इसका मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन एप्रिसिएबल कंसंट्रेशन, लगभग लगभग बराबर हैं, तो ना तो वो आगे जा रही है ना तो वो पीछे जा रही है। फॉर एग्जांपल देखो H2+I2 2HI, इसके लिए जो Kc है वो 57, क्लियर। दूसरी रिएक्शन N2O4 का डिग्रेडेशन हो रहा है 2NO2 में, ठीक है, Kc है 4.6 इंटू 10⁻³ तो इसके रेंज के बीच आ रहे, इसका मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लगभग लगभग बराबर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, है ना। अभी हमने डायरेक्शन तो थोड़ा बहुत मालूम कर लिया, लेकिन एक और हमारे पास चीज है जिसके थ्रू हम डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखो उस चीज को बच्चों हम बोलेंगे रिएक्शन क्वोशिएंट, और इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और कई बार इसको हम QC भी बोल सकते हैं ना, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन क्वोशिएंट। अब देखो मैंने एक ग्राफ बनाया है और रिएक्शन क्वोशिएंट इधर लिखा है और इक्विलिब्रियम यहां पर लिखा है। तो इक्विलिब्रियम बच्चों यहां पर होगा, यानी यहां पर Kc होगा। Kc का मतलब ये हुआ कि रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगभग बराबर है। लेकिन बच्चों अगर किसी भी टाइम पे अगर हमने रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मालूम करनी हो तो हम नहीं कर सकते Kc के बेसिस पर, तो हम एक नया चीज लाने वाले जिसका नाम है Q। Q का मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम से पहले किसी भी टाइम आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का पता कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड Q, यानी ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेट द रिएक्शन क्वोशिएंट। देखो तो इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही एक्सप्रेस करेंगे जैसे हम Kc को एक्सप्रेस करते हैं, Q इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। और एक चीज ध्यान रखना, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन कांस्टेंट। Kc तो केवल इक्विलिब्रियम पे होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम से पहले किसी भी टाइम पे आप प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेक करना चाहेंगे तो वो Q होगा। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों Q और Kc में कंपैरिजन। अगर Q और Kc के बीच हम कंपैरिजन कर सकते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जा रही है। तो बच्चों Kc को हम प्रोडक्ट मान लें और Q को हम रिएक्टेंट मान लें, ऐसा हम समझ सकते हैं। देखो याद करने का तरीका है, तो जो ज्यादा होगा उस तरफ रिएक्शन का डायरेक्शन होगा। तो देखो अगर Q Kc से ज्यादा है तो इसका मतलब रिएक्शन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जा रही है, यानी रिवर्स रिएक्शन होगी। अगर Kc ज्यादा है और Q कम है तो रिएक्शन जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगी, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और अगर दोनों बराबर है इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पर है। नेक्स्ट बच्चों हम एक ग्राफ से समझते हैं कि रिएक्शन का डायरेक्शन किस तरफ होने वाला है जब Qc और Kc की वैल्यू में डिफरेंस होगा। देखो बच्चों अगर Qc कम है और Kc ज्यादा है तो रिएक्शन हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगी, ठीक है। Qc और Kc बराबर है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम होगी। Qc ज्यादा है Kc कम है तो इसका मतलब रिएक्शन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाएगी, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर है ना, अभी मैंने ये तीनों पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc और गिब्स फ्री एनर्जी यानी डेल्टा G के बीच, है ना। आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, डेल्टा G नॉट इक्वल टू -2.303 RT log K, और डेल्टा G क्या, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, R यूनिवर्सल कांस्टेंट, K क्या है बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर। अब देखो जैसे मैंने आपको बोला था कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ये डिपेंड करेगा कि डेल्टा G की वैल्यू क्या है। अगर डेल्टा G नेगेटिव हो तो इसका मतलब इस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर। अगर डेल्टा G पॉजिटिव हो तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, यानी रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन के लिए नेगेटिव होगी, तो रिएक्शन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आएगी। और अगर डेल्टा G 0 है तो रिएक्शन न तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी न तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी वहां पर इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। क्लियर। अब देखो बच्चों एक चीज मैं और आपको बताता हूं, जहां पर हम डेल्टा G Q C और Kc के बीच रिलेशनशिप
बनाने वाले हैं। तो देखो डेल्टा आर जी इक्वल टू डेल्टा आर जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी। ठीक है बच्चों, लेकिन जब हमारे पास इक्विलिब्रियम होगा तो जो सी है वो किसके बराबर हो जाता है, के सी के बराबर हो जाता है, और जो डेल्टा आर जी है वो जीरो हो जाता है, डेल्टा आर जीरो होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं बच्चों जीरो इक्वल टू डेल्टा आर जी नॉट प्लस आर टी एल एन के सी। तो यहां पर हो जाएगा बच्चों हमारे पास डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी, और आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो के इक्वल टू ई माइनस डेल्टा आर जी नॉट बाई आर टी, और इसको हम बोलते हैं बच्चों वांट हाफ इक्वेशन। और इसी को आप दूसरे फॉर्म में कैसा लिख सकते हो, डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। तो लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारे पास है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ले चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, यहां पर बच्चों हम बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर है। तो मोस्टली हमारे पास 5 फैक्टर निकल के आते हैं, जहां पर हम कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, इनर्ट गैस एडिशन और टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे इक्विलिब्रियम प्रोसेस पे कि रिएक्शन किस साइड जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ले चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर आप किसी इक्विलिब्रियम सिस्टम में कोई भी चेंजेस करते हो तो इक्विलिब्रियम हमेशा उस तरफ शिफ्ट होगा, उस डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होगा जहां पर वो उस चेंज का इफेक्ट मिनिमाइज हो रहा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि एक नया इक्विलिब्रियम दोबारा से रिस्टैब्लिश हो सके। देखो बच्चों, नंबर 1 है बात कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। सबसे पहली बात है, अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, अगर रिएक्टेंट की बढ़ाते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, अगर आप कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ाते हो तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। सीधी सी बात है, रिएक्शन हमेशा कंसंट्रेशन बढ़ाने से उस तरफ शिफ्ट होगी जहां कंसंट्रेशन की कमी हो रही है। फॉर एग्जांपल देखो, हमारे पास अमोनिया की फॉर्मेशन है, अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो रिएक्शन हमेशा उस तरफ शिफ्ट होगी जहां कंसंट्रेशन की कमी हो रही हो। क्लियर? एक चीज आपको ध्यान रखना है कि सॉलिड कंपोनेंट जो है उनकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट नहीं करती है। दूसरी बात है प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर द प्रेशर गोइंग टू डिक्रीज। और बच्चों प्रेशर का सीधा सीधा संबंध होता है नंबर ऑफ मोल से। ठीक है, तो सीधी सी बात है, प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन का इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे होंगे, चाहे वो रिएक्टेंट है चाहे वो प्रोडक्ट है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल ये 3 रिएक्शन हमारे पास है, N2 प्लस 3S2 2NH3। रिएक्टेंट के टोटल कितने मोल है? 4। प्रोडक्ट के कितने मोल है? 2। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल कम है, यहां प्रेशर कम है, यहां प्रेशर ज्यादा है। जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा होते हैं वहां प्रेशर ज्यादा होता है, सीधी सी बात है। दूसरा देखो बच्चों, PCl5 वाला है ना, यहां 1 मोल है और यहां कितने मोल है? 2 मोल है। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तीसरी C प्लस CO2, तो ये सॉलिड है बच्चों, तो सॉलिड का हम कभी भी काउंट नहीं करते हैं, हम हमेशा गैसेस काउंट करते हैं। तो जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो यहां गैस के 2 मोल है, यहां गैस के 1 मोल है, तो जहां नंबर ऑफ मोल कम होंगे वहां उस साइड इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर हो गया? दूसरा वॉल्यूम, तो बच्चों वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो प्रेशर का उल्टा इफेक्ट करना है, तो अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जहां पर नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हो रहा है, सीधी सी बात है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो बच्चों देखो इस तरह समझो, अगर किसी रिएक्शन में हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर डेल्टा Ng ज्यादा है 0 से, इसका मतलब डेल्टा Ng पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हैं और रिएक्टेंट के मोल कम है, तो हमेशा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा।
डेल्टा एनजी नेगेटिव है, इसका मतलब प्रोडक्ट के मोल कम है, रिएक्टेंट के मोल ज्यादा है, तो जिस तरफ मोल ज्यादा होंगे उस तरफ जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। डेल्टा एनजी जो है 0 है, तो इसका मतलब कोई भी शिफ्टिंग नहीं हो। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों इनर्ट गैस एडिशन। इनर्ट गैस एडिशन दो चीजों पे इफेक्ट करता है। अगर एक कांस्टेंट वॉल्यूम में हमने किया है, दूसरा कांस्टेंट प्रेशर पे किया है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम इनर्ट गैस एडिशन करते हैं तो वॉल्यूम तो बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब वहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इक्विलिब्रियम में। लेकिन अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करें, देखो बच्चों, अगर इनर्ट गैस एडेड इन द कांस्टेंट प्रेशर तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे। तो ये वॉल्यूम वाला ही कंसेप्ट पूरा के पूरा आ गया, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको बताया था वही कंसेप्ट आ गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो बच्चों, हमारे पास दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है। तो हमेशा जो टेम्परेचर है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रेट को अफेक्ट करता है, सबको मालूम है, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ जाता है। तो पहला पॉइंट देखो, टेम्परेचर चेंज द इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों को चेंज करेगा। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट दोज डायरेक्शन वेयर हीट इज एब्सॉर्ब्ड। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। देखो ये दो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोनों ही हमारे पास एक्सोथर्मिक है, तो रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है ना। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर दोनों को आपने प्रोडक्ट में अच्छी तरह से बनाना है तो टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा। एक दूसरी रिएक्शन हमारे पास ये वाली रिएक्शन जिसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी टेम्परेचर यहां पर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो हमेशा बच्चों रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर। लास्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो जो कैटलिस्ट होता है बच्चों वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करता है बाई लोअरिंग द एनर्जी पाथवे फॉर द कन्वर्शन ऑफ रिएक्टेंट टू, यानी इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए और रिवर्स रिएक्शन के लिए दोनों सेम रेट से बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, जैसा हमने बोला था। आज हमारे पास है इक्विलिब्रियम, और बच्चों इक्विलिब्रियम में हम सेकंड पार्ट यानी आयनिक इक्विलिब्रियम का फुल चैप्टर रिवीजन करेंगे। और आपको ये देखना है कि आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको किन किन चीजों पर ध्यान रखना है, कहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो सकती है। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। जितने भी हमारे पास सब्सटेंस है उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी सॉल्वेंट में डालने से अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो जब आयंस नहीं बनेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल शुगर, डाई इथाइल ईथर एंड बेंजीन, कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी सॉल्वेंट में डालने से अपने आयन में डिवाइड हो जाते हैं, और जब बच्चों ये आयन बनाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। जैसे आपने एसिड्स, बेस और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने सॉल्वेंट में 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। और यहां पर बच्चों जो डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट है वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी अल्फा से हम उसको डिनोट करेंगे। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड कुछ सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ सॉल्ट जैसे NaCl, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का बना हुआ सॉल्ट जैसे NH4Cl एटसेट्रा। अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो बच्चों इनका जो डिसोसिएशन होता है वो लगभग 5% होता है, यानी 10% से कम डिसोसिएट होते हैं। आगे एग्जाम्पल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड्स, वीक बेस और कुछ ऐसे सॉल्ट जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, तो इनका डिसोसिएशन कम होता है इसीलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और इनका डिसोसिएशन ज्यादा होता है इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब बात करते हैं बच्चों एसिड, बेस और सॉल्ट क्या होते हैं, और इनको एक्सप्लेन करने के लिए तीन थ्योरीज हमारे पास है। नंबर 1 आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, नंबर 2 ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, नंबर 3 लीविस कॉन्सेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पे। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने से H आयन प्रोड्यूस करते हैं, यानी दे आर H+ डोनर।
फॉर एग्जाम्पल HNO3, HClO4, HCl, HI, HBr, H2SO4 बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास है। तो इनको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपको H प्लस आयन मिलेगा। तो कितने H प्लस आयन देगा इस बात पे डिपेंड करेगा कि एसिड कौन सा है। अगर मैं मोनोबेसिक एसिड की बात करूं तो केवल एक H प्लस आयन देगा, फॉर एग्जाम्पल HNO3, HClO4, HCl। वहीं डाई बेसिक एसिड की बात करूं मैं तो ये 2 H प्लस आयन देता है, फॉर एग्जाम्पल H2SO4 and H3PO3। वहीं ट्राई बेसिक एसिड की बात करें तो ये 3 H प्लस आयन देता है, फॉर एग्जाम्पल H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस। बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने से हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH आयन प्रोड्यूस करते हैं, यानी दे आर कॉल्ड OH माइनस आयन डोनर। फॉर एग्जाम्पल NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब बच्चों जैसा हमने एसिड को डिवाइड किया था वैसा ही दे आर ऑल्सो कॉल्ड मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस एंड ट्राई एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस कौन से होंगे? जो केवल एक OH आयन देंगे। सपोज NH4OH, ये NH4 होना चाहिए, NH3OH नहीं, NH4OH, CSOH, RbOH, NaOH सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास। डाई एसिडिक बेस यानी ये 2 OH आयन प्रोड्यूस करेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ट्राई एसिडिक बेस ये 3 OH आयन प्रोड्यूस करते हैं जैसे फेरिक ऑक्ट्रोसाइड। क्लियर? तो डिपेंड करता है कि कितने OH आयन ये प्रोड्यूस कर रहा है। अब बात करते हैं बच्चों लिमिटेशंस ऑफ आरएनएस कॉन्सेप्ट। तो इसके लिमिटेशन की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ H प्लस एन OH आयन। आरएनएस कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि सोल्यूशन के अंदर H प्लस एन OH आयन रहते हैं, जबकि ये ट्रू नहीं है। जो आयन होता है वो अपनी हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, यानी जो H प्लस आयन है वो अपनी हाइड्रेटेड फॉर्म यानी H3O प्लस। तो यहां पर ये कंसेप्ट फेल हो जाता है। वहीं हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो कई ऐसे सब्सटेंस हैं जहां पर H और OH आयन नहीं होता लेकिन फिर भी वो एसिड और बेस होते हैं। एग्जांपल CO2 एसिडिक है लेकिन यहां पर कोई H प्लस आयन नहीं है। NH3 बेस है, यहां पर कोई OH आयन नहीं है। तो इनकी एसिडिटी और बेसिटी को ये कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो ये केवल वाटर के केस में एसिड और बेस बताता है, लेकिन कई बार ऐसी रिएक्शन है जहां पर वाटर इन्वॉल्व नहीं होता है तो वहां पर एसिड और बेस की रिएक्शन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो ये 3 इसके मेन लिमिटेशन थे। अब बात करते हैं बच्चों दूसरा कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट, जिसको हम कंजुगेट एसिड बेस कंसेप्ट भी बोलते हैं। इससे पिछले साल नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया, देखिए कैसे करते हैं। तो ब्रोंस्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो H प्लस आयन डोनेट करते हैं, H प्लस डोनर होता है। बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करते हैं, यानी H प्लस आयन एक्सेप्टर बेस होते हैं। अब देखिए बच्चों एक रिएक्शन मैंने यहां पर लिखी है HX प्लस B X माइनस NHB प्लस। यहां पर जो HX है वो एक एसिड की तरह काम कर रहा है और जो B है वो एक बेस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि B यहां पर H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर रहा है जबकि HX H प्लस आयन को डोनेट कर रहा है। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट आपको समझनी है, कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट साफ साफ लिख देते हैं। तो यहां पर बच्चों एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्शन करता है तो बेस क्या करेगा, H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा और इस तरह के एक कंपाउंड में चेंज हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे कंजुगेट एसिड। और जो एसिड H प्लस आयन को डोनेट करेगा वो इस तरह के एक कंपाउंड में चेंज हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे कंजुगेट बेस। यानी बोलने का मतलब है कि एसिड का एक कंजुगेट बेस होगा और बेस का एक कंजुगेट एसिड होगा। अब इसको मैं कंजुगेट एसिड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बच्चों HB प्लस भी एक H प्लस डोनेट कर सकता है और जो कंजुगेट बेस है यानी X माइनस है वो एक H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर सकता है। यानी एसिड का हमेशा एक कंजुगेट बेस होगा क्योंकि उसने प्रोटॉन दे दिया है तो वो बेस बनाएगा, और बेस का एक कंजुगेट एसिड होगा क्योंकि उसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया है। क्लियर? अब देखो बच्चों जैसे मैंने यहां पर लिखा है इन फॉरवर्ड रिएक्शन HX प्रोटॉन डोनर और B प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो वो बेस है। बैकवर्ड रिएक्शन आप देखो तो X माइनस एक बेस है और HB प्लस एक एसिड है। तो कंजुगेट एसिड बेस का कंसेप्ट इसमें आता है। अब देखिए बच्चों कुछ मैंने एसिड और बेस और उनके कंजुगेट एसिड बेस कैसे लिखते हैं। देखो HCl और वाटर है तो इस समय HCl H प्लस दे रहा है और वाटर H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है।
तो वाटर जब H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा, H3O प्लस बनाएगा। तो ये बच्चों क्या हो गया, बेस का कंजुगेट एसिड। और जब HCl H प्लस आयन देगा तो वो Cl माइनस बना देगा, यानी उसका एक कंजुगेट बेस हो गया। इसी तरह HSO4 का भी होता है एंड FeH2O होल 6 इसका भी होता है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा, और जितना वीक बेस होगा उसका कॉन्जुगेट एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। यानी अगर एसिड स्ट्रांग है तो उसका बेस वीक है, अगर बच्चों बेस वीक है तो उसका एसिड स्ट्रांग होगा। तो ये दोनों वाइस वर्सा काम करते हैं, और जो रिएक्शन होगी वो हमेशा किस डायरेक्शन में प्रोसीड होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड। क्लियर। अब एक चीज आपको यहां पर समझनी है, हमारे पास है वाटर। वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता है, इसीलिए हम वाटर को बोलेंगे एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक। देखिए कैसे, यहां पर देखिए ये वाटर है, वो HCl से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और एक कंजुगेट एसिड बना रहा है। तो वाटर इस समय बेस का काम कर रहा है, तो इसका ये कंजुगेट एसिड होगा, कंजुगेट एसिड। तो ये क्या होगा बच्चों, कंजुगेट बेस। यहां पर देखिए इस समय वाटर जो है इस अमोनिया को प्रोटॉन दे रहा है, इसका मतलब H2O एक एसिड की तरह काम कर रहा है। तो ये कंजुगेट एसिड हो गया और ये कंजुगेट बेस हो गया। तो एसिड का कंजुगेट बेस, बेस का कंजुगेट एसिड। क्लियर। देखिए बच्चों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे पता करोगे कि कंजुगेट एसिड कौन सा होता है और कंजुगेट बेस कौन सा। जिनके पास प्रोटॉन होगा, हैविंग प्रोटॉन इज कंजुगेट एसिड, और प्रोटॉन लेस जो होगा वो कंजुगेट बेस होगा। जैसे Cl माइनस है तो इसके पास प्रोटॉन नहीं है तो ये कंजुगेट बेस होगा, ठीक है। और जैसे H3O प्लस है, इसके पास प्रोटॉन है तो ये कंजुगेट एसिड होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं HF की, ठीक है बच्चों, तो H3O प्लस ये एसिड हो जाएगा कंजुगेट एसिड, और F माइनस कंजुगेट बेस हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं हमारा तीसरा कंसेप्ट यानी लीविस कंसेप्ट, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी बोलेंगे। लीविस के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होते हैं, वो मॉलिक्यूल और आयन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। यहां पे किसका एक्सेप्टेंस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर का, ध्यान रखना है। तो जब भी बच्चों इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट होता है तो वहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल BF3EL3 दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, दे आर लीविस एसिड। कुछ कैटाइंस होते हैं, इनमें भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, H प्लस Fe2 प्लस Na प्लस, तो ये भी लीविस एसिड हुए। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो न्यूट्रल है लेकिन उसमें वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, जैसे SF4 एंड PF3, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो d ऑर्बिटल में आएंगे, हेंस दे आर कॉल्ड लीविस एसिड। क्लियर। अब बेस कौन से, बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, यानी वो मॉलिक्यूल और आयन जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं उनको हम बोलेंगे लीविस बेस। फॉर एग्जांपल देखो NH3 यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, PS3 यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, H2O यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी ऐसे एटम जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड लीविस बेस। क्लियर। अब थोड़ा सा मैं आपके लिए कुछ एक्सरसाइज लेके आया हूं, यहां पर आपको लीविस एसिड और लीविस बेस बताने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जब भी हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन 5% के लगभग होता है। तो बच्चों कितना डिसोसिएट हुआ है उसको हम डिनोट करेंगे अल्फा से, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब ये होता है बच्चों कि नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड बाय नंबर ऑफ मोल टेकन इनिशियली। टोटल कितने मोल थे और कितने मोल में से कितने मोल डिसोसिएट हो चुके हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं और ये फॉर्मूला आपको याद में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अफेक्ट करते हैं। तो कुल मिला के यहां पर 5 फैक्टर सामने निकल के आते हैं। नंबर 1, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसा हमने बताया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 5% या 10% के करीब करीब होगा, वो डिपेंड करता है और फैक्टर पर भी। दूसरा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए किसी एक
इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अलग अलग होता है, क्योंकि बच्चों सॉल्वेंट का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो अलग होता है और वही फेवर करता है डिसोसिएशन के लिए। तीसरा है डाइल्यूशन। जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन बढ़ाते जाओगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। लास्ट पॉइंट है, अगर कोई दूसरा सॉल्यूट हमने ऐड किया तो वो किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन को अफेक्ट करता है, मोस्टली कम कर देता है कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। देखिए यहां पर मैंने 3-4 रिएक्शन लिख दिए, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हमारे पास सपोज कोई एसिड है जिसका फॉर्मूला है HA और ये वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, तो H3O बनाएगा, ये एक्सेप्ट करेगा H प्लस को और साथ में A माइनस बनाएगा। क्लियर। अब हमने केमिकल इक्विलिब्रियम आपको पढ़ा, उसमें K इक्वल टू होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट है H3O प्लस A माइनस, रिएक्टेंट है HANH2। क्लियर, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां पर जो H2O है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा फिक्स रहती है, तो अब नेक्स्ट निकल के क्या आ जाएगा, KH2O इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, यही हमारा आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एंड एसिड का फॉर्मूला है। देखो तो KH2O को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, Ka, और Ka इज ऑल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और उसी तरह Kb भी है जिसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। इसका फॉर्मूला क्या है, देखो प्रोडक्ट बाय और रिएक्टेंट। क्लियर। तो यहाँ पे जो है B प्लस OH माइनस होगा BOH, यहाँ पे H3O प्लस होगा A माइनस होगा HA। तो बहुत इजी है। तो Ka और Kb को हम दोनों एसिड और बेस के आयोनाइजेशन कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर। देखो बच्चों, एक चीज यहां पर क्लियर निकल के आती है, जो Ka है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी कॉन्सेंट्रेशन के, H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन के, और जो Kb है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर। तो सीधी सी बात है कि जितना H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा Ka की वैल्यू भी उतनी बढ़ेगी, उसी तरह OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैल्यू भी बढ़ेगी। तो बोलने का मतलब यह है कि Ka अगर ज्यादा होगा तो उस एसिड का डिसोसिएशन भी ज्यादा होगा, तो सीधी सी बात है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। उसी तरह बेस की बात करें तो OH की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो डिसोसिएशन बढ़ेगा, तो वो भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इसी तरह हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को Ka और Kb की वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोर Ka मोर Kb, मोर विल बी स्ट्रॉन्ग ऑफ एसिड एंड बेस। क्लियर। चलो आगे पढ़ते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमने पढ़ा था वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मोस्टली कितना बोला था हमने, 5 से 10%। तो यहां पर बच्चों हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, लॉ की मदद से हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट आसानी से पता कर सकते हैं। देखिए बच्चों कौन सा फॉर्मूला निकल के आता है। सपोज हमारे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है A प्लस और B माइनस, और उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, अल्फा है। तो A B डिसोसिएट होगा A प्लस और B माइनस एक्वस सोल्यूशन में। मान लिया जाए कि जो AB है उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है C, और यहां पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 0 and 0। जब वो इक्विलिब्रियम पे आएगा तो A की कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा, उसी तरह B की कॉन्सेंट्रेशन भी C अल्फा। क्लियर। तो जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन कितनी रह जाएगी, C1 माइनस अल्फा। तो बच्चों हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कंसेप्ट पढ़ा है, K इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट A प्लस B माइनस बाय AB, ऐसे करता है C अल्फा इंटू C अल्फा, ऐसे करेंगे बाई C1 माइनस अल्फा। तो आगे ये सॉल्व करने से होगा C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। तो जो हमारे पास KEQ है इसी को हम बोलेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और ये इसका मेन फॉर्मूला निकल के आता है। देखिए आगे, KEQ इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाई 1 अल्फा। अच्छा देखिए, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो अभी इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने डिनोट किया था, लेकिन बच्चों अगर कोई एसिड और बेस हो तो एसिड के लिए भी सेम टू सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, और बेस के लिए तो Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, Kb के लिए भी सेम टू सेम। ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट की जगह में आप एसिड रखो चाहे बेस रखो, सेम फॉर्मूला विल बी अप्लाइड। अब देखिए बच्चों, यहां पर एक चीज थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं आपको, जो हमारे पास अल्फा है वो बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है। अगर अल्फा कम डिसोसिएट हो रहा है तो बच्चों वो 1 के मुकाबले कुछ भी नहीं है, तो 1 माइनस अल्फा को हम 1 रख सकते हैं।
तो अब जो हमारा नया फॉर्मूला आएगा वो के ई क्यू इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी आएगा। क्लियर। और हम यहां पर जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट बाई सी। क्लियर। और सी की वैल्यू होती है बच्चों 1/v, तो यहां पर इस फॉर्मूले का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं KW से। अब देखो बच्चों, KW किसके बराबर होता है? हम लोग जानते हैं कि जो प्योर वाटर है उसका आयोनाइजेशन बहुत कम होता है, और जब भी आप वाटर को आयनाइज करेंगे तो क्या बनेगा? H+ और OH-। सपोज हमारे पास ये रिएक्शन है, वाटर एंड वाटर H3O+ एंड OH-। क्लियर। दोनों के दोनों एक्वस में है। अब यहां पर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का लॉ इस्तेमाल करते हैं, तो K अल्फा H2O, अल्फा क्यों लिखा है? डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना, तो K अल्फा H2O प्रोडक्ट कौन है? H3O+ एंड OH- बाई रिएक्टेंट H2O। अब बच्चों जो हमारा वाटर है उसका डिसोसिएशन बहुत कम होता है, यानी मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल में से केवल कुछ ही मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड होते हैं। तो इसका मतलब जो वाटर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रहती है। अब देखो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हमने फिक्स रखी है, तो आगे हो जाएगा K अल्फा H2O साथ में H2O। क्लियर। इक्वल टू H+ एंड OH का प्रोडक्ट। तो इस पूरे वैल्यू को बच्चों हम बोलेंगे KW, और KW इज ऑल्सो कॉल्ड, मैंने आपको बताया था, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, है ना। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इक्वल टू H+ आयन और OH आयन का प्रोडक्ट। क्लियर। और हम लोग सब जानते हैं कि एक फिक्स टेम्परेचर पर, वो कितना होता है बच्चों? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जो H आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो होती है 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर। इतना डिसोसिएट होता है, बहुत कम डिसोसिएट होता है। तो H+ एंड OH की कॉन्सेंट्रेशन सेम रहती है, तो KW इक्वल टू H3O+ एंड OH-। तो क्या हो जाएगा? दोनों को हम इंटू कर लेंगे, तो बच्चों KW की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 × 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। क्लियर। तो ये होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो यहां पर लिख दो KW इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14। क्लियर। मोल स्क्वायर लीटर माइनस। अब देखो बच्चों, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट है वो अलग होता है, और जो उसका आयनिक प्रोडक्ट है वो भी अलग होता है। दोनों अलग अलग चीजें होती है। अब देखो दोनों को हम कैसे नोट करेंगे? KW इक्वल टू आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इनटू 55.55। अब आप बोलोगे 50.55 कहां से आया? ये बच्चों वाटर की मोलरिटी है। अब देखिए बच्चों आगे, तो इसको हम ऐसे भी सकते हैं KaH2 इक्वल टू KW बाई 50.5, और आगे ये सॉल्व करके आएगा 1.8 × 10⁻16। तो ये हमारे पास आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की वैल्यू आ गई। देखो कितना कम है, बहुत कम है। क्लियर हो गया इतना? अब देखिए बच्चों, कोई सोल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, ये डिपेंड करेगा कि उसमें H आयन और OH आयन माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो क्या है। देखो अगर कोई सोल्यूशन एसिडिक है तो सीधी सी बात है उसमें H3O आयन की कॉन्सेंट्रेशन OH से ज्यादा होगी। बेसिक है तो H3O आयन की कॉन्सेंट्रेशन OH से कम होगी, और न्यूट्रल है तो इसका मतलब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है। क्लियर। तो ये सब लोग जानते होंगे, बहुत इजी है। आगे बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा, लेकिन एक आध बार यहां भी कई बार क्वेश्चन आया, तो एक बार देख लेते हैं। देखो दो चीजों पे किसी एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, एक उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पे और दूसरा उसकी पोलैरिटी पे। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एसिड है H और A, तो ये कितना पोलर है और इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा कितनी कम है, ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पर असर डालेगा। ठीक है बच्चों, देखो सीधी सी बात है, अगर ये बॉन्ड जल्दी टूटता है तो ये H+ और A- आयन बनाएगा, तो जितना जल्दी ये टूटेगा इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जितनी कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग ये एसिड होगा। क्लियर, क्योंकि उतना जल्दी ये H+ आयन देगा सोल्यूशन में। दूसरा है पोलैरिटी की बात करें, अगर बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है H और A में, पोलैरिटी बढ़ेगी, चार्ज सेपरेशन होगा, तो बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, और बच्चों जब बॉन्ड टूट जाता है तो वो H+ आयन देगा, यानी जितना जल्दी वो H+ आयन देगा उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा। दो एग्जांपल से समझते हैं। देखो
पहला एग्जांपल यहाँ पे HF और HI की बात करें तो HI का बॉन्ड वीक है ना, और HF का बॉन्ड क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग है। तो कौन जल्दी H प्लस आयन देगा, जिसका बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, यानी HI। तो HI ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा बजाय HF। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखते हैं। देखो बच्चों, H और F के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है बजाय C और H के बीच में। तो यहां ज्यादा पोलर है, तो ज्यादा पोलर है तो जल्दी से ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा, तो इसकी एसिडिटी भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएच स्केल। सबने पढ़ा होगा पीएच क्या होता है ना। इट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, और इसको हम एक फॉर्मूले से देखते हैं, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन। तो बच्चों अगर किसी सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -7 हुई, तो सीधी सी बात है उसका जो पीएच होगा वो होगा 7, है ना। अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -3 हुई, तो सीधी सी बात है उसका पीएच होगा 3। तो जो पावर में जो आ रहा है ना, अब देखो बच्चों, जो पीएच स्केल होता है वो 0 से लेकर 14 तक हमने पढ़ा है, और बच्चों पीएच हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ना। तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पीएच स्केल बनाया गया है, जहां पर 0.7 आता है उसको हम न्यूट्रल बोल देते हैं, ये सबने पढ़ा है। अब देखो, अगर न्यूट्रल सोल्यूशन है इसका मतलब पीएच 7 है, एसिडिक है तो पीएच 7 से कम है, बेसिक है तो पीएच 7 से ज्यादा है। अब देखो बच्चों, ये सारी चीजें 298 केल्विन पर ही ऑब्जर्व की गई है। जैसे जैसे टेम्परेचर अगर वेरी करेगा तो पीएच भी सोल्यूशन का वेरी करता है, लेकिन इतना वेरी नहीं करता है, ठीक। अब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यानी pKw और पीएच के बीच में क्या रिलेशन है, तो pKw हमने पढ़ा था pH प्लस POH इक्वल टू 14, तो ये इनके बीच में रिलेशन है। अब देखो आगे बात करते हैं, एक ये डायग्राम है, इससे समझते हैं कि कहां पर न्यूट्रल है, कहां पर एसिडिक है, कहां पर बेसिक है, और कौन कौन से सब्सटेंस एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाते हैं। देखो बच्चों, जो एसिडिक है वो किस तरफ जाएगा, 7 से कम होगा, न्यूट्रल 7 पर होगा, और 7 से ज्यादा अगर पीएच होता है तो वो बेसिक की तरफ जाएगा। क्लियर। अब देखो, जो अमोनिया या सोप होते हैं, बेकिंग सोडा होता है, वो हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं, और जो बैटरी एसिड होता है, लेमन जूस होता है, वाइन होता है, वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और नॉर्मल रेन का पीएच भी लगभग न्यूट्रल के आसपास ही होता है। डिस्टिल वाटर एकदम न्यूट्रल पीएच कैरी करता है, तो ये थोड़ा आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसा हमने पीएच पढ़ा था वैसा ही पीओएच भी होता है। पीओएच का मतलब होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन माइनस, ठीक है। तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, POH इक्वल टू माइनस log OH माइनस। कई बार बच्चों क्या होता है कि पूछा जाता है कि कोई बेस है और उसका पीएच आपको निकालना है, तो पहले बेस का आप POH निकालोगे, देन उसके बाद पीएच निकालोगे, तो इजी रहेगा। देखो अब Ka और Kb आपने अभी पढ़ा होगा। Ka क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, और Kb डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। तो Ka और Kb के बीच में क्या रिलेशन आता है, देखो Ka इंटू Kb इक्वल टू Kw। Kw क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, क्योंकि Ka को हमने क्या लिखा था, H3O प्लस इंटू OH माइनस, है ना, ऐसे था ये, तो इक्वल टू होता है Kw। तो Kw की वैल्यू कितनी, 10 की पावर -14, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जाता है, pKa प्लस pKb इक्वल टू 14। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हमने लिखा था ऐसा, है ना, यानी pKw इक्वल टू pKa प्लस pKb। अब आप बोलोगे ये pKa और pKb है क्या, ये बच्चों यहां से आए। देखो pKa का मतलब होता है माइनस लॉग Ka, तो इसको log 1/Ka बोल सकते हैं। उसी तरह pKb का मतलब होता है माइनस लॉग Kb, तो इसको हम log 1/Kb बोल सकते हैं। और pKw का मतलब होता है माइनस लॉग Kw, तो log 1/Kw इसको हम लिख सकते हैं। pKa यानी जो pK है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड का नेगेटिव लॉग है, तो हम ये बोल सकते हैं जो pK है वो log K के जस्ट अपोजिट होता है। तो देखो बच्चों, यहां पर हम दो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला, दो बेस की बेसिक स्ट्रेंथ को हम इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। देखो एक चीज मैं यहां पर बताता हूं, एसिडिटी और बेसिसिटी की स्ट्रेंथ के मामले में अगर बच्चों Ka बढ़ता है, इसका मतलब वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो बच्चों उसका pKa कम होगा। मोर Ka मोर स्ट्रॉन्ग विल बी एसिड, लेस pKa।
जस्ट उल्टा आप करो, pKa अगर बढ़ाओगे तो जो एसिडिटी है वो कम होती है, इसका मतलब उसका Ka भी कम हो रहा है। तो ये रिलेशन है pKa और Ka के बीच में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। जब हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन करते हैं तो उस वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयोनाइजेशन को अफेक्ट करने वाला कोई एक आयन होता है जो उन दोनों में कॉमन होता है, उसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन सप्रेस हो जाता है। द आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डिक्रीज बाय द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज आयन इन कॉमन विद द वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसे देखो बच्चों, हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम लिखेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिग्रेड होगा तो क्या होगा, अमोनियम प्लस OH माइनस, ऐसा होगा। तो यहां पर हम बच्चों क्या ऐड कर रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड ऐड कर रहे हैं। तो जब आप अमोनियम क्लोराइड ऐड करोगे तो अमोनियम क्लोराइड किस तरह से डिग्रेड होगा, NH4 प्लस NCl माइनस, है ना। अब देखिए बच्चों, यहां पर क्या हो गया, ये कॉमन आयन हो गया दोनों में, है ना। तो जब कॉमन आयन हो गया तो यहां पर NH4OH का डिसोसिएशन कम हो जाएगा क्योंकि राइट हैंड साइड कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है। क्लियर। सेम कंसेप्ट इसमें भी आता है। देखो यहां पर हमारे पास है एसिडिक एसिड का डिसोसिएशन कम हो जाता है जब हम उसमें सोडियम एसिटेट मिलाते हैं। तो एसिडिक एसिड हमारे पास है CH3COOH, और इसको डिग्रेड करेंगे तो CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ऐसे होगा। तो हमने इसमें मिला दिया सोडियम एसिटेट, तो सोडियम एसिटेट होता है NaCH3COONa, तो ये डिग्रेड होगा बच्चों, तो कैसे होगा, CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। देखो कॉमन आयन आने से एसिडिक एसिड का डिग्रेडेशन यानी डिसोसिएशन कम हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस एंड पीएच ऑफ देयर सॉल्यूशन। देखो बच्चों, जो हमारे पास सॉल्ट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इनसे मिलकर बन सकते हैं, है ना। अब देखिए बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, उसका जो सॉल्ट होता है वो जनरली हाइड्रोलाइज नहीं होता है। मोस्टली जो हमारे पास सॉल्ट हैं जिनको हमने हाइड्रोलाइज करना है वो है हमारे पास, देखो दीज आर मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट एंड AlCl3, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम एसिड एंड KCl, और वीक एसिड एंड वीक बेस, अमोनियम एसिटेट। अगर किसी सॉल्ट का आपको पीएच मालूम करना है तो इस फॉर्मूले से आप उसके पीएच को मालूम कर सकते हैं। pH इक्वल टू 7 + 1/2 pKa माइनस pKb, और pK और pKb क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस। तो आपको pK और pKb दिया होगा, उस सॉल्ट का आप आसानी से pH मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बफर सोल्यूशन। देखिए बच्चों, कुछ ऐसे सोल्यूशन जो अपने pH में होने वाले चेंज को रेजिस्ट करते हैं बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट एसिड एंड बेस, यानी ऐसा सोल्यूशन जिसमें अगर आप थोड़ी सी अमाउंट एसिड और बेस की डालो तो उनके pH में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका pH कभी भी चेंज नहीं होता है। तो देखो बच्चों, हमारे पास दो टाइप के बफर सोल्यूशन है, एक एसिडिक बफर। एसिडिक बफर कब बनता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये वाला देखो सोडियम एसिटेट एंड एसिटिक एसिड। दूसरा HCN और KCN। उसी तरह बेसिक बफर कब बनेगा, वीक बेस और वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट का मिक्सचर। अब बच्चों, किसी बफर सोल्यूशन का आपको पीएच मालूम करना है तो कैसे करेंगे, देखिए pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। उसी तरह POH मालूम करना है तो सेम टू सेम है pKb प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस। तो इन दोनों फॉर्मूले को आप याद रखना, किसी बफर सोल्यूशन का pH मालूम करने के ये काम आएंगे। क्लियर। लास्ट बात करते हैं बच्चों सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। जब किसी सॉल्ट को आप सॉल्युबल करते हो तो उसका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो किस तरह से आप मालूम करेंगे, देखिए बच्चों, है ना, डेफिनेशन मैंने लिखी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है BaSO4, तो Ba+2 एंड SO4-2 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अनुसार K इक्वल टू प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। BaSO4 सॉलिड है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम हमेशा कांस्टेंट रखेंगे। तो जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो लिखने का तरीका KSP, यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ BaSO4 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ
प्लस एन माइनस आयन, ऊपर मैंने वही लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन। क्लियर? तो KSP हमारे पास क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट या फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। मान लिया जाए हमारे पास Ba+2 की कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन है S और SO4 की भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है S, तो KSP बराबर हो जाएगा बच्चों S²। तो यहां पर जो S है यानी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba+2 या SO4-2 इक्वल टू √KSP। तो आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट भी निकाल सकते हो और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच आयन उसके बारे में भी पता कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूं, जैसे आपको ये पता चल जाए कि हम किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या फिर उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन यानी S कैसे मालूम करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है जिसका फॉर्मूला है AXNBY, A के मोल X है, B के मोल Y है, तो इसके लिए KSP होगा, देखो बच्चों, X की पावर X इंटू Y की पावर Y इंटू SX+Y, ठीक है, और S हमारे पास क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट यानी मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो आगे, अगर हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो SX+Y इक्वल टू KSP बाई X की पावर X इंटू Y की पावर Y, अगेन S इक्वल टू KSP बाई X की पावर X इंटू Y की पावर Y 1/X+Y। क्लियर? तो इस फॉर्मूले से आप उसकी सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हो और इस फॉर्मूले से आप उसका सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट निकाल सकते हो। क्लियर? अब देखो बच्चों, एक हमारे पास ट्रिक है जिसमें हम अगर टाइप ऑफ सॉल्ट दे रखे हो तो उनके लिए KSP क्या होगा। अगर कोई AB टाइप सॉल्ट हो तो उसके लिए KSP होगा KSP इक्वल टू S²। अगर ऐसा सॉल्ट हो AB2 तो उसके लिए होगा बच्चों 4S की पावर 3। A3B होगा तो उसके लिए होगा 27S की पावर 4। A3B2 होगा तो उसके लिए होगा 108S की पावर 5। A4B होगा तो उसके लिए होगा बच्चों 256S की पावर 5। तो इससे कई बार क्वेश्चन आया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए बच्चों, ये था हमारे पास आयनिक इक्विलिब्रियम ये मेन पॉइंट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करना मत भूलिए। अगर कहीं कुछ रह जाता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।